हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मैं शुभम श्रीवास्तव लेकर आया हूं आप सभी के लिए क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज, जिसमें आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का माइंड मैप। तो माइंड मैप से हमें यह समझ जाना है कि एक ऐसा छोटा सा लेक्चर होगा जिसमें कि हम कम समय में इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। हम चैप्टर के पहले पॉइंट को पकड़ेंगे और वहां से चीजें लेकर चलेंगे चैप्टर के आखिरी पॉइंट तक। एक मैप बनाएंगे और इस मैप के अंदर देखेंगे कि भाई इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। हम उन पॉइंट्स को भी हाईलाइट करते चलेंगे जो इस चैप्टर के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर के कंटेंट को। तो जैसे ही हम अपने इस चैप्टर के कंटेंट को देखते हैं, हमें पता चलता है कि इस चैप्टर के अंदर हमें 3 चीजें पढ़नी है। नंबर 1 इज द लाइफ स्पैन, Number 2 is the asexual reproduction and number 3 is the sexual reproduction. लाइफ स्पैन के बारे में हम पढ़ेंगे। लाइफ स्पैन को पढ़ लेने के बाद हमें जो पढ़ना है दैट इज अबाउट द रिप्रोडक्शन। दैट इज अबाउट द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है, इसके डेफिनेशंस हैं, इसके टाइप्स को जब हम पढ़ेंगे तब हमें देखना है कि भाई व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक दैट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन के बारे में जब मैं तुम्हें बताऊं तो तुमको एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि जब श्री कृष्ण ने गीता का सार दिया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी इस धरती पर जन्म लेगा एक समय के बाद उसका जाना तय है, मतलब उसकी मृत्यु निश्चित है। मतलब अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ए है, उसने अगर 1990 में जन्म लिया है, इस समय अगर उसका जन्म हो रहा है तो एक समय ऐसा आएगा जिस समय उसकी डेथ हो जाएगी। लेट अस सपोज दैट कि ये 2020 का वो साल था जिस समय उसकी डेथ हो गई। एंड डेथ हुई भी तो कैसी, जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, जन्म से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड होता है उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। नेचुरल वर्ड को तुम हाईलाइट कर लेना। हाईलाइट इसलिए कर लेना क्योंकि साइंस जो है वो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी का सब्जेक्ट है। तो नेचुरल कहने का मतलब है कि जो उसने अपने पूरे जीवन काल को जी लिया, अब एक समय आया है कि उसके लीवर का काम धीरे धीरे रुक गया है, उसका किडनी जो है वो आउट ऑफ फंक्शन हो चला है, उसकी बॉडी जो है अब वो बुजुर्ग हो चली है, अब वो धीरे धीरे क्या होगा, फंक्शन करना बंद करेगी और उसका नेचुरल डेथ होगा। सो इसे हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन। यहां पर हम आर्टिफिशियल वर्ड का यूज नहीं करेंगे। आर्टिफिशियल डेथ, फॉर एग्जांपल कोई 25 साल का है और वो सिगरेट पीता है, तो इस कारण क्या हुआ कि उसके लंग्स में कैंसर हो गया, तो उस कारण से उसकी डेथ हो गई। तो इस तरीके के डेथ को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल डेथ, और इस चीज को यहां पर कंसीडर नहीं किया जाता। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके बाद यहां पर दूसरा पॉइंट लिखता है कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कहने का कि ये कतई नहीं होगा कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बड़ा है, फॉर एग्जांपल अगर हम एलिफेंट को ले लें, एलिफेंट के बारे में अगर हम देखें तो ये 60 से 90 साल तक जीता है। और वहीं पे अगर हम दूसरा एग्जांपल लेंगे फ्रूट फ्लाई का, तो ये दिख रहा होगा तुम्हें 2 वीक। तो ये देख करके तुम सोच सकते हो कि जरूर ऐसा होगा कि जिसका साइज जितना ज्यादा बड़ा है वो उतने लंबे साल तक के लिए जिएगा, और जिसका साइज छोटा है वो कम समय के लिए जिएगा। लेकिन मैं तुम्हारे इस भ्रम को दूर कर दूं तो मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि ये लाइफ स्पैन जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ना तो शेप पर डिपेंड करता है ना तो साइज पर डिपेंड करता है। और वही चीज मैंने यहां पर लिख दिया है कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसको समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास, और वो एग्जांपल है ये क्रो का एंड पैरट का। ये क्रो एंड पैरट ऑलमोस्ट एक ही साइज के हैं। क्रो एंड पैरट ऑलमोस्ट एक साइज के हैं। तो क्रो जो है वो 20 से 25 सालों तक के लिए जी रहा है, और ये पैरट जो है वो 140 सालों तक के लिए जी रहा है। ये 20 से 25 सालों तक के लिए हम कह सकते हैं 15 ईयर्स में भी क्रो जो है वो अपना लाइफ स्पैन पूरा कर लेता है। तो ये जो चीज है हमें बता रही है कि लाइफ स्पैन जो है वो किसी के शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गया? लाइफ स्पैन के बाद जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है, एक बार उसको नजर डाल लेते हैं। तो लाइफ स्पैन जैसे ही कंप्लीट करेंगे हमारे पास हमारा इस चैप्टर का मेन कंटेंट स्टार्ट होगा, दैट इज द रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन को हम एक काम करेंगे समझने के लिए, इसे दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। दो टुकड़ों में हमने इसे तोड़ दिया, पहले को रख दिया इधर री एंड प्रोडक्शन को रख दिया इधर। री का मतलब है अगेन एंड अगेन, मतलब बार 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 कोई चीजें हो रही हैं, एंड प्रोडक्शन का मतलब है सिंथेसिस ऑफ समथिंग, कुछ तो बन रहा है, कुछ तो बन रहा है। तो बार बार किसी चीज का बनना इज रिप्रोडक्शन, बार बार किसी चीज का बनना रिप्रोडक्शन। और यही चीज जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही होती है तो उसे हम लोग रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। मतलब जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दिखने वाले एक नए यंग वंश को प्रोड्यूस करेगा तो हम उसे रिप्रोडक्शन कहेंगे। वही चीज मैंने यहां पे लिख दिया है तुम्हारे लिए कि प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू ए न्यू यंग वंश ऑफ देयर ओन काइंड। ऑफ देयर ओन काइंड, ओन काइंड का मतलब अपने ही जैसे दिखने वाले एक नए यंग वंश को जन्म दिया जाएगा। ऐसा कतई नहीं होगा कि एक डॉग ने कैट को जन्म दे दिया है या फिर एक हाथी ने इंसान को जन्म दे दिया है। आम के पौधे से सनफ्लावर निकल रहा है और सनफ्लावर के पौधे से रोज निकल रहा है, ऐसा नहीं होगा। अपने ही जैसे दिखने वाले एक नए यंग वंश को जन्म दिया जाएगा, मतलब एक हाथी हाथी को जन्म देगा, एक तोता एक तोते को जन्म देगा, मतलब जिस भी थ्रू वो अगर एग दे रहा है तो उस एग से वो निकलेगा तो तोता ही। बातें समझ में आ रही हैं? तो इस तरीके से हमने क्या जाना, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को, और रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है इस चीज को। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पर हमें देखने को मिलेगा कि भाई टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है तो हम जानते हैं, बचपन में भी हमने पढ़ा है, बहुत पहले जब छोटे थे, टेंथ से पहले हमने 8th में देखा, 8th से पहले भी हमने इसके बारे में देखा था 7th क्लास में, जहां पे हमें सिर्फ एसेक्सुअल पढ़ाया गया था। देन हम सीनियर क्लास में और हमने सेक्सुअल के बारे में भी पढ़ा। तो रिप्रोडक्शन है दो तरीके का, एक को हम कहते हैं एसेक्सुअल और दूसरा कहलाता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एंड सेक्सुअल जो कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल वो रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है एंड सेक्सुअल वो जिसमें कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है। समझ में आया? अब एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल क्या है इसको जरा डिटेल में देख लेते हैं। तो डिटेल में देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक कदम आगे चलेंगे और यहां पर हम पहले देख लेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब है कि मैं तुमसे बोलूं कि ये आम है, तुम कैसे मान लोगे कि ये आम है? कुछ तो मुझे प्रूफ देना होगा। साइंस में क्या है कि भैया प्रूफ दो, अगर प्रूफ नहीं दोगे तो हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। तो मैं तुम्हें कुछ बेसिक फीचर बता रहा हूं कि अगर ये चीजें हो रही हैं, अगर ये चीजें हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ भैया यहां पर रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो वो बेसिक चीजें क्या है एक नजर डालते हैं। तो पहला बेसिक चीज है दैट इज द सेल डिवीजन। एक सेल दो सेल में टूटना चाहिए, एक सेल जो है वो टूटेगा दो सेल में, और ये दो तरीके का होता है, एक है इक्वेशनल डिवीजन और दूसरा है रिडक्शनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन के बारे में जानते हो कि अगर एक डिप्लॉयड सेल टूटेगा तो वो टूट करके डिप्लॉयड में ही टूटने वाला है। लेकिन रिडक्शनल डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है कि अगर कोई डिप्लॉयड सेल में रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है तो वो दो हैप्लॉयड सेल्स में टूट जाएगा। समझ में आया? तो सबसे पहला काम तो होगा सेल डिवीजन। दूसरा डुप्लीकेशन ऑफ सेल्यूलर एपैरेटस, मतलब उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए मौजूद है, उसका डुप्लीकेशन होना है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक ये पेन है, ये मेरे पास एक पेन है, लेकिन मेरा एक दोस्त आया। फॉर एग्जाम्पल दोस्त को हटाओ, यहां पे साइंटिफिक वर्ड यूज करते हैं। अगर मेरा कोई बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ए हूं, मेरा कोई बच्चा है, तो मुझे ये पेन उसे भी देना है, ये कंपलसरी है। इसके बिना उस बच्चे का जन्म नहीं हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इसके जैसा एक और पेन लेकर के आऊंगा, और वो पेन क्या होगा, मैं इसका डुप्लीकेट अपने बॉडी के अंदर बनाऊंगा, दैट इज उसका डुप्लीकेशन होगा। मतलब जेरोक्स मशीन है कुछ, हमने डुप्लीकेट तैयार किया और डीएनए का क्या किया, एक सेल के अंदर जो ये डीएनए था, एक का मैंने किया दो, अब इसको करूंगा मैं बीच से डिवाइड, आधा ये ले जाएगा, 50% ये ले जाएगा एंड 50% ये ले जाएगा। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है एंड कुछ में उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो ये होंगी चीजें। लास्ट में होगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। फॉर एग्जांपल
कि एक अमीबा है, वो क्या करता है, एक सेल है वो दो सेल में टूटेगा, दो सेल में टूटा, एक ये ए एंड बी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अमीबा, ये क्या हुआ, ये दो सेल में टूट गया, तो ये एक रिप्रोडक्टिव यूनिट तैयार किया इसने। अब ये जो यूनिट है ये आगे जाके एक इंडिविजुअल में बदल जाएगा, एंड वही चीज ये बोल रहा है कि रिप्रोडक्टिव यूनिट का बनना जरूरी है। इसमें ये भी चीज हो सकता है कि अगर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो मेल में जिस तरीके से स्पर्म, फीमेल्स में ओवम, तो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट बनना जरूरी है। अगर ये चीजें हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई रिप्रोडक्शन हो रहा है। समझ में आई बातें? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ चीजें एक नजर डालते हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कि सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक पेरेंट सफिशिएंट है, वो खड़ा हो गया और कह रहा है कि मैं अकेला काबिल हूं अपने ही जैसे एक नए बच्चे को जन्म देने के लिए। तो वही हमने लिख दिया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिंगल पेरेंट का है, दैट्स वाई हम इसे यूनी पेरेंटल कहते हैं। समटाइम्स यहां पर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन तो करवाते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा होता है, लेकिन जब ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रहे होते हैं उस वक्त इन गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। तो वही चीज लिखा है हमने कि गैमेट का फ्यूजन जो है वो नहीं होगा। गैमेट तो एक तो बनेगा नहीं, अगर बन जाता है तो भी गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। थर्ड पॉइंट में लिखा जा रहा है क्लोन। क्लोन वर्ड हमने इसलिए यूज किया क्योंकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जिस भी बच्चे का जन्म होता है वो अपने पेरेंट के 100% सिमिलर होते हैं, 100% सिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी एंड जेनेटिकली भी। इन दोनों में वो अपने मां बाप से बिल्कुल मैच कर रहे होते हैं, वही चीज यहां पर लिखी है। ठीक है, तो इसको मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये जो है मॉर्फोलॉजिकली भी एंड जेनेटिकली भी ये क्या होंगे, अपने पेरेंट से 100% सिमिलर होंगे। तो इसलिए हम इसे क्लोन वर्ड यूज करते हैं। इसको हाईलाइट कर लेना, तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि ये 100% सिमिलर है तो किसी भी तरीके का वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, और चूंकि कोई वेरिएशन नहीं होगा दैट इज वाई कोई इवोल्यूशन नहीं होगा। समझ गए? तो ये रहा कुछ बेसिक फीचर्स किसका, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि हमें क्या देखना है। तो आगे है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करूं तो नंबर 1 इज फीजन, नंबर 2 इज रीजनरेशन, नंबर 3 इज बर्डिंग, नंबर 4 इज स्पोरुलेशन, नंबर 5 इज फ्रेगमेंटेशन एंड नंबर 6 इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसका दूसरा नाम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है। अब क्या है, एक एक करके देखते हैं। तो भाई फीजन को हमने दो चीजों में बांट दिया है। एक है बाइनरी फीजन जिसमें एक का डबल हो जाता है, जिसमें एक सेल का डबल हो जाता है। एक का डबल वाली कहानी है जो हेरा फेरी में था ना, वही चीज है। एक का डबल हो गया बाइनरी फीजन में, एक सेल दो में टूट गया। एंड मल्टीपल फीजन में ये हुआ कि एक सेल जो था वो दो से अधिक सेल्स में टूट गया। इसमें क्या हुआ, एक का डबल, और इसमें क्या हुआ, एक के अनेक हो गए। रीजनरेशन में क्या होता है कि रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि शरीर टूट जाता है और हर एक पार्ट एक नया इंडिविजुअल तैयार करता है। तो ये है बर्डिंग, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन के भी दो भाग हैं, एक है ज़ूस्पोर्स एंड दूसरा है कोनिडिया। फिर है फ्रेगमेंटेशन एंड फिर है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये चार्ट जल्दी से तुम बना लो, हो सके तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हमें नेक्स्ट में इन सबको डिटेल में भी तो देखना है। तो डिटेल में देखने के लिए पहले हम इसको इस तरीके से चलेंगे एंड फाइनली हम आएंगे इस वाले सेक्शन में। ये जो था बाइनरी फीजन, इसमें मैंने तुम्हें बताया कि एक सेल अगर है तो ये टूटेगा और टूट करके एक और दो सेल्स में टूट जाएगा। ये होते हैं बच्चों तीन तरीके के। पहला है सिंपल बाइनरी फीजन, दूसरा है मेरे स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फीजन एंड थर्ड इज ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन। तो सिंपल बाइनरी फीजन की कहानी है कि ये बहुत ही सीधा साधा होता है, दैट्स वाई इसका नाम है सिंपल। इसको जहां से मौका मिल जाए ये वहीं से बाइनरी फीजन कर लेगा।
ये उसी एक्सेस को पकड़ेगा और वहीं से एक सेल का डबल करेगा और निकल जाएगा, जिसका नाम है मतलब कि डिवीजन कैन अकर थ्रू एनी प्लेन। किसी भी प्लेन से, किसी भी एक्सिस से वो डिवाइड हो जाएगा और वो एक का डबल कर लेगा। इसका एग्जांपल है अमीबा। अमीबा को ध्यान से देखना, ये अमीबा जो है सो इटैलिक्स में लिखा हुआ है। इटैलिक में क्यों लिखा है? क्योंकि ये साइंटिफिक रूल को फॉलो कर रहा है। जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं, जब हम अपने हाथों से लिखते हैं तो हम उसको अंडरलाइन करते हैं, लेकिन जब हम उसे टाइप कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम इसे इटैलिक कर देते हैं। अगर मैं इसे अपने हाथों से लिखता तो मैं इस तरीके से लिखता, अमीबा लिख करके मैं इसको अपने हाथ से इस तरीके से अंडरलाइन कर देता। तो ये चीज, अगर कोई सेल है जो डिवाइड कर रहा है और डिवाइड करने के बाद वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को पकड़ता है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को पकड़ के वहां से ये एक का डबल कर रहा है, तो उसका एग्जांपल हो जाएगा यूग्लिना, एंड दिस यूग्लिना इज एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तीसरा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है कि ये ट्रांसवर्स एक्सिस को पकड़ता है और यहां से फिर एक का डबल करता है, और इसके एग्जांपल्स है बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरिया होंगे, पैरामीशियम है एंड डायटम्स है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो तुम्हें याद रखने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें देखना है वो है मल्टीपल फिजन। थोड़ी देर पहले एक का डबल हो रहा था और अब हम क्या करेंगे कि एक का अनेक कर देंगे। इसका एग्जांपल है कि अगर ये कोई सेल है, एग्जांपल तो प्लाज्मोडियम दिख रहा है, इस प्लाज्मोडियम को क्या करो, अंडरलाइन, क्योंकि ये क्या होना चाहिए था, इसको इटैलिक। ठीक है, इटैलिक नहीं है तो हमने इसे अंडरलाइन कर दिया। अब क्या है यहां पर कि ये रहा एक सेल, सेल के अंदर है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या करेगा, बार बार डिवाइड करेगा, और बार बार डिवाइड करने से क्या होगा मैं तुम्हें बताऊं, बार बार डिवाइड करने से क्या होगा कि ये जो सेल है, सेल के अंदर जो इतने सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब बहुत सारे न्यूक्लियस बनने का क्या मतलब होगा कि इस तरीके से हर एक न्यूक्लियस अपने लिए एक सेल बनाएगा, हर एक सेल बनाएगा, हर एक सेल बनाएगा, हर एक सेल बनाएगा। फिर जब समय आने पर, जब इसे इसका अपना कंडीशन मिल जाएगा, ये इस तरीके से रप्चर करेगा और हर एक सेल जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एक का डबल। एक सेल था, एक सिंगल सेल से क्या हुआ, मल्टीपल सेल्स बन गए। एक सेल से क्या हुआ, मल्टीपल सेल्स बन गए। तो इस तरीके की चीजों को हम रखते हैं मल्टीपल फिजन के अंदर। एग्जांपल इसका हो गया प्लाज्मोडियम। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट में हमें क्या है। नेक्स्ट इज द बर्डिंग। बर्डिंग एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कि बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, बर्ड्स जिसे हम कली कहते हैं। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है हाइड्रा एंड ईस्ट। अगेन हाइड्रा क्या है, हाइड्रा यहां पर इटैलिक किया हुआ है जस्ट बिकॉज कि ये साइंटिफिक रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, हाइड्रा हो गया। हाइड्रा क्या है, बर्डिंग का बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, ईस्ट है। इसके बाद है रीजनरेशन। रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू मल्टीपल पार्ट्स। फॉर एग्जांपल कि ये अगर प्लेनेरिया का बॉडी है, ये अगर प्लेनेरिया का बॉडी है तो ये यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा, इसका ये पार्ट टूट के इस तरीके से यहां पे मिलेगा, दूसरा पार्ट यहां है एंड तीसरा पार्ट इस तरीके से। समय आने पर ये क्या करेगा, अपने लिए इधर से बॉडी डेवलप कर लेगा, समय आने पर ये भी अपने लिए बॉडी डेवलप कर लेगा इस तरीके से, और तीनों क्या करेंगे, अपने लिए बॉडी डेवलप करेंगे, और ये तीनों 1 2 3 अलग अलग प्लेनेरिया बनकर के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके का जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो उसे हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। क्लियर है, क्लियर है। इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। याद कर लेना, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो जाएगा प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन से तुम समझ जाओ कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर याद कर लो कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, जहां स्पोर बनेगा दैट इज स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन दो तरीके का होता है, एक होता है ज़ूस्पोर्स एंड सेकेंड वन इज कोनिडिया। ज़ूस्पोर के पास होता है फ्लैजिला, इसलिए हम इसे फ्लैजिलेटेड कहते हैं। इसके पास फ्लैजिला नहीं है तो ये नॉन फ्लैजिलेटेड है। चूंकि इसके पास फ्लैजिला है तो ये मोटाइल होगा, ये काबिल है एक जगह से चल के दूसरे जगह जाने में। वहीं ये नॉन मोटाइल है तो ये जहां है बस वहीं है। ये क्या करेगा, ये स्पोरेंजिया के अंदर बन रहा होता है और इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। और ये क्या है, आउटसाइड ओवर कोनिडियोफोर, और इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा कि इसका एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका पेनिसिलियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोरुलेशन क्या है, स्पोर्स का बनना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हमसे और क्या है इस चैप्टर में।
तो इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से समझ जाना चाहिए कि एक ऐसा कोई बड़ी सी चीज है जिसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे और हर एक टुकड़े को हम क्या नाम दे देंगे, फ्रेगमेंट। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू फ्रेगमेंट्स। हर एक फ्रेगमेंट क्या होगा, एक मैच्योर इंडिविजुअल में बदलेगा। एग्जांपल की बात करें तो एल्गी। एल्गी क्या है, प्लांट किंगडम का पहला मेंबर था, प्लांट किंगडम का पहला डिवीजन था एल्गी, जिसका दूसरा नाम थैलोफाइटा भी था। उसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल स्पाइरोगायरा। ये स्पाइरोगायरा क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन में पार्टिसिपेट करता है। कुछ फंजाई हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं एंड कुछ हाइड्रास हैं वो भी करते हैं। कुछ इस तरीके से अगर उनकी बॉडी है तो ये क्या होगा कि कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से टूट गया। अगर इधर से हमने इसमें क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया, समय आने के बाद ये क्या होंगे, अपने अपना डेवलपमेंट कर लेंगे। ये इस तरीके से डेवलप, ये इस तरीके से डेवलप, ये इस तरीके से डेवलप, 1 2 3, ये तीनों क्या करेंगे, एक एक इंडिविजुअल में बदल जाएंगे और इस तरीके से क्या होगा, इनका रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है? क्लियर है, स्क्रीनशॉट निकाल लो। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसका दूसरा नाम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है। इसमें क्या होता है कि वेजिटेटिव पार्ट जो होता है प्लांट का, वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ऐसे प्लांट के 2 पार्ट होते हैं, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के 2 पार्ट होते हैं। एक को कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट और एक को कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट वो होता है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, हेल्प करता है इन रिप्रोडक्शन, एंड वेजिटेटिव पार्ट वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे होते। बट इन दिस केस कि जब वो वेजिटेटिव पार्ट अगर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं तो उस तरीके के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर हम बात करें तो यहां पर कहानी क्या हो रही होती है, इसको लिख लेना कि सोमैटिक पार्ट ऑफ द प्लांट डीअटैचेस फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से अलग होता है वो सोमैटिक पार्ट for mother and develops into a new independent plant under suitable environmental condition। अपने मदर बॉडी से अलग होता है एंड जब उसे सुटेबल कंडीशन मिलती है वो एक नया इंडिविजुअल बनकर तैयार होता है। सो दिस इज अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आगे इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि भाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो था, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 2 तरीके का है। एक है नेचुरल मेथड एंड दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड जो प्लांट खुद कर ले एंड आर्टिफिशियल मेथड जो इंसान अपने इंटरफेयर के बाद करवाए। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं कि ये स्टेम के थ्रू होता है, लीफ के थ्रू होता है, रूट के थ्रू होता है। यहां पर क्या करते हैं हम, कटिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन जो कि होता है टिश्यू कल्चर। ठीक है, आगे देख रहे हैं क्या होता है टिश्यू कल्चर। तो इस तरीके से 2 है हमारे पास, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में स्टेम, लीफ, रूट, और इधर कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपेगेशन। इस तरीके से काम चल रहा होता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं कि हमें क्या है। तो पहला स्टेम। स्टेम की बात करें तो 4 तरीके से, एक है अंडरग्राउंड स्टेम, दूसरा है सब एरियल, तीसरा है एरियल एंड चौथा है बल्बिल। और ये रहे उनके एग्जांपल्स की ट्यूबर का एग्जांपल हो जाएगा पोटैटो, राइजोम का एग्जांपल हो जाएगा बनाना एंड जिंजर, बल्ब का एग्जांपल हो जाएगा ओनियन बल्ब। ओनियन बल्ब देखिए, ओनियन प्याज जो है। फिर इधर हो जाएगा ऑफसेट। ऑफसेट में क्या होगा, इधर से वाटर हाइसेंथ। इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा ये कितना खतरनाक चीज होता है। फिर पिस्टिया है। सकर की बात करें तो ये रहा सकर्स के एग्जांपल। रनर्स की बात करें तो ग्रासेस। ग्रासेस तो तुमने देखे होंगे, तुम्हारे घर के बाहर भी मिल जाएंगे। एरियल स्टेम की बात करें तो शुगर केन है, ओपोन्सिया है। यहां पर देखो क्या है कि ये इटैलिक्स में लिखा है। इटैलिक्स में क्यों लिखा है, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम को फॉलो कर रहा है। बल्बिल्स के एग्जांपल एगेव है, ऑक्सैलिस है, लिली है। तो इस तरीके से क्या हो गया, बल्बिल्स के एग्जांपल्स हो गए। क्लियर है? स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या देखना है। तो आगे है लीफ की कहानी। तो लीफ में क्या है, लीफ का एग्जांपल हो जाएगा ब्रायोफाइलम। अगर इसका डायग्राम हम बनाएं तो इस तरीके से क्या होता है, ये इसका लीफ का डायग्राम होता है और इसके टिप पे इस तरीके से निकलना शुरू होते हैं। इस तरीके से इसमें क्या होता है, नए लीव्स निकलना शुरू होते हैं। तो वही चीज बता रहा है कि लीफ के थ्रू भी होता है रिप्रोडक्शन। ये रहे इसके कुछ एग्जांपल्स। रूट्स की बात की जाए तो दहलिया, इस तरीके से ये क्या हो रहा होता है, डिफरेंट पार्ट से रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे इसके क्या है।
इसके बाद है आर्टिफिशियल। अब इंसान घुसेगा यहां पर और इसका जो दूसरा पार्ट है आर्टिफिशियल वो होगा। आर्टिफिशियल में पहला था हमारा कटिंग, कटिंग का भी पहला था स्टेम कटिंग। जब हम स्टेम को कट करके इसके थ्रू नए प्लांट को उगाते हैं दैट कम्स अंडर स्टेम कटिंग। जब हम लीफ का यूज करके ये चीज कर रहे हैं दैट इज द लीफ कटिंग। एंड तीसरा जब हम रूट का यूज करके इस चीज को करवा रहे हैं दैट इज रूट कटिंग। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो स्टेम कटिंग है, लीफ कटिंग है, रूट कटिंग है। तो स्टेम कटिंग के ये रहे कुछ एग्जांपल्स, बोगनवेलिया है, क्रॉटन है, सिट्रस है, थिया है, चाइना रोज है। लीफ कटिंग की बात करें तो लीफ कटिंग में स्नेक प्लांट है। रूट कटिंग की बात करें तो लेमन है, ट्रामाइंड है, ब्लैकबेरी है, रोजबेरी है। तो इस तरीके से क्या होता है, हो रहा होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेम। तो जल्दी से एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर आगे चल। तो इसके बाद हमें क्या देखना है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया तुमने। अब इसके बाद हम देखेंगे कि भैया इसके बाद है हमारे पास लेयरिंग। तो लेयरिंग में क्या हो रहा है, लेयरिंग की बात करें तो ये भी 3 तरीके का है। पहला जिसे हम लोग कहते हैं टिप लेयरिंग, जिसके एग्जांपल है ब्लैकबेरी एंड रोजबेरी। दूसरा है हमारे पास ट्रेंच लेयरिंग, जिसका है एग्जांपल वॉलनट एंड मलबेरी। एंड थर्ड इज द एयर लेयरिंग, जिसके एग्जांपल है लीची एंड पोमीग्रेनेट। ठीक है, लीची की बात करें तो ये छोटा सा फ्रूट होता है जो बहुत ही मीठा होता है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, टिप लेयरिंग के, ट्रेंच लेयरिंग के एंड एयर लेयरिंग के। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद हमें क्या देखना है। तो आगे है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के मदद से हम किस तरीके से हम अपने रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवा सकते हैं। तो पहला है ये रहा टंग, दूसरा है वेज ग्राफ्टिंग, तीसरा है क्राउन ग्राफ्टिंग एंड इसके बाद है अप्रोच ग्राफ्टिंग एंड इसके बाद है बर्ड ग्राफ्टिंग। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। तो इसमें क्या हो रहा होता है कि हम स्टेम को कट करते हैं एक जगह से एंड फिर दूसरे स्टेम को वहां पर लगाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, फिर उसको किसी भी तरीके से बांध करके एंड फिर उससे क्या होता है कि एक नए प्लांट को बनाया जाता है। एक हाइब्रिड टाइप ऑफ प्लांट भी यहां पर बन करके निकलता है। तो ये रहा ग्राफ्टिंग, ये नोट कर लो। इसके बाद आगे चलते हैं। ग्राफ्टिंग के बाद जो हमें देखना है दैट इज माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन की बात की जाए तो ये बहुत ही एडवांस तरीके का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है जिसमें कि हो रहा होता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कि अगर फॉर एग्जांपल ये रूम जहां मैं तुम्हारे लिए लेक्चर बना रहा हूं, इसको अगर क्या करें हम कि एक लैब में बदल दें, लैब, और वो भी लैब ऐसा जिसके अंदर अगर किसी को आना है तो बहुत ही ज्यादा सैनिटाइज होकर के आना पड़ेगा, अपने आप को बिल्कुल ही माइक्रोब्स से फ्री करके आना पड़ेगा। वहां पर आप जूते और चप्पल पहनकर भी नहीं आ सकते, वो इतना सेंसिटिव लैब होता है। क्योंकि उनके एंट्री से हो सकता है कि ये टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाए। यहां पर क्या होता है, कैलस का सिंथेसिस हो रहा होता है और उस कैलस से फिर क्या होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ प्लांट निकल करके आते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर हमें पढ़ना होता है। तो ये भी एक पार्ट है और इसे हम कह सकते हैं कि मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, ये रहा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि भाई हमें क्या देखना है। तो आगे इसके बाद आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द अल्टीमेट चीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये बाई पेरेंटल होता है, मतलब इसमें 2 पेरेंट की आवश्यकता है। एक अगर मेल है तो दूसरे को फीमेल होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेल जो है वो मेल गैमेट देगा एंड फीमेल जो है वो फीमेल गैमेट। ठीक है, यहां पर क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, फॉर्मेशन, मेल से मेल गैमेट निकला, फीमेल से फीमेल गैमेट, और फिर क्या होगा, दोनों को मिक्स होना पड़ेगा। इसको और इसको क्या होना पड़ेगा, मिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि चूंकि दोनों मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद कोई एक सेल बनाएगा जिसे हम लोग जाइगोट के नाम से जानते हैं। तो ये जाइगोट में क्या होगा, कुछ कैरेक्टर इस वाले सेल का है एंड कुछ कैरेक्टर क्या है, फीमेल का है। तो ये जो होता है ये क्या करता है, वेरिएशन शो कर रहा होता है। चूंकि इसमें वेरिएशन है तो ये इवोल्यूशन भी शो करता है और ये एक स्लो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब अमीबा वाली बात नहीं है कि अगर सेल डिवीजन होना स्टार्ट हुआ तो कुछ समय के बाद एक सेल 2 सेल में टूट जाएगा। इसमें महीनों लगते हैं। ह्यूमंस के अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रहा होता है या फिर किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है उसमें एक समय लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, ह्यूमंस में 9 मंथ्स का पीरियड लगता है एक रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए। समझ गए? तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स। आगे बढ़े,
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद है हमारे पास फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला फेज होता है जुवेनाइल फेज, दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज एंड थर्ड इज द सेनेसेंट फेज। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन काल में ये 3 समय आता है। पहला समय है जुवेनाइल फेज, ये एक ऐसा समय होता है जिस समय लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। जब इंसान छोटा होता है, फॉर एग्जांपल कोई एक छोटा सा बच्चा है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो हार्मोन्स का भी सिक्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो उस समय को हम जानते हैं जुवेनाइल फेज के अंदर, एज बिफोर ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज, है जिस समय कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार हो चुका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए और उसके अंदर प्रॉपर मात्रा में हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो ये फेज कहलाता है रिप्रोडक्टिव फेज। एंड द थर्ड इज द सेनेसेंट फेज। ये एक ऐसा फेज है जिस समय लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की क्षमता को खो देते हैं। बुजुर्ग स्थिति जो हो जाती है, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है या फिर कोई अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जब बूढ़ा हो जाता है, वही लिखा है कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। समझ में आया? तो ये है लाइफ साइकिल किसका? तो ये है लाइफ साइकिल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसमें 3 चीजें आती हैं। आगे बढ़ें, आगे बढ़ के देखते हैं कि हमें क्या देखना है। तो इसके बाद है फ्लावरिंग प्लांट के बारे में कुछ है कि बेस्ड अपॉन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पैटर्न। एक फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पैटर्न, अगर कोई प्लांट है तो वो फ्लावरिंग प्लांट है तो वो पहले फ्लावर देगा, देन उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन वो फ्लावर क्या होगा, फ्रूट में चेंज होगा। तो बेस्ड अपॉन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पैटर्न देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन है? पहला है मोनोकार्पिक एंड द सेकेंड वन इज द पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक की बात करें तो ये 2 तरीके का है। पहला है एनुअल एंड दूसरा है बाइनियल। मतलब कि ये साल में एक बार फ्रूट देगा। इसके एग्जांपल है वीट, राइस, मैरीगोल्ड। एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। बाइनियल जो है ये 2 बार कर सकता है, रेडिश एंड कैरेट है। पॉलीकार्पिक की बात करें तो ये जो है ये कुछ स्पेशल होते हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, ग्रेप वाइन, ऑरेंज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये रहे कुछ इसके एग्जांपल्स। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस को। स्पेशल केस में एक है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, जिसका नाम है नीलकुरंजी। ये एक ऐसा फ्लावर है जो 12 सालों में एक बार रिप्रोडक्शन करता है और ये लास्ट टाइम इसकी बात की जाए तो सितंबर अक्टूबर 2006 में इसने फूल किया था। मतलब इसने फ्लावर का प्रोडक्शन किया था, उस समय रिप्रोडक्शन हुआ था और उस समय क्या था, ये पूरा माहौल जो था ना वो नीला नीला हो गया था। ये किस कलर का होता है? ये नीले कलर का होता है। ठीक है। दूसरे कुछ बैम्बूज, बैम्बूज की अगर बात की जाए तो इसके कुछ स्पेशीज है, जैसे बैम्ब्यूसा, तुलसा हो गया। ये सारे जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपने जीवन काल के 50 से 100 सालों के बाद ये एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं। उस समय फ्लावर देते हैं और उसके बाद ये डाई हो जाते हैं। उसके बाद ये अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स है, इसको भी ध्यान में रखना। ओके, आगे बढ़े। इसके बाद हमारे पास इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होने वाली इवेंट्स की बात करें तो ये 3 इवेंट्स में कंप्लीट होता है, 3 इवेंट्स। द नंबर 1 इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो फर्टिलाइजेशन के पहले होगा, जिसमें पहला आता है गैमेटोजेनेसिस, जहां गैमेट बन रहा होता है। सेकेंड इज द गैमेट ट्रांसफर, जहां पे गैमेट का ट्रांसफर हो रहा होता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन, जहां पर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आपस में मिलकर जाइगोट बना रहे होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो तीसरा है, ये चीज, ये दूसरा था और ये तीसरा, जिसमें ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला जाइगोट बनता है एंड इसके बाद ये जाइगोट में फिर डिवीजन होते हैं सेल्स के एंड एम्ब्रियो का सिंथेसिस होता है, जिसे हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये होता है 3 इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या देखना है। तो आगे है गैमेटोजेनेसिस। मैंने तुम्हें बताया कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है और यहां पर एक चीज लिखी है, दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन। अगर मैं बात करूं, ये एक सेल है जो कि डिप्लॉयड है, तो इसका अगर डिवीजन होगा तो ये 2 सेल्स में टूटेंगे। ये भी क्या होगा, एन, एंड ये भी क्या होगा, एम। तो इसको मियोसिस के नाम से भी हम जानते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। एक सेल टूटेगा और जो डिप्लॉयड सेल है वो 2 हैप्लॉयड सेल में टूटेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। और एक गैमेट ये रहेगा और ये दूसरा गैमेट। तो इस तरीके से फिर चीजें आगे बढ़ती हैं और इसे हम लोग जानते हैं गैमेटोजेनेसिस के नाम से।
गैमेट बन गया, अब होगा गैमेट का ट्रांसफर। क्या होता है कि मेल बॉडी में मेल गैमेट बन रहा है एंड फीमेल गैमेट में फीमेल बॉडी। अब रिप्रोडक्शन कराने के लिए जरूरत है कि दोनों गैमेट्स को एक साथ लाया जाए, तो एक साथ लाने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है गैमेट ट्रांसफर। कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बॉडी से गैमेट निकलता है और दूसरे बॉडी में जाता है और इस तरीके से मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट को एक साथ लाया जाता है। प्लांट्स में ये चीज एक स्पेशल फीचर के थ्रू कराया जाता है जिसका नाम है पॉलिनेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि पॉलन जो होता है वो या एंथर से निकलता है और जाकर के स्टिग्मा पर लैंड करता है, देन स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करता है, देन फर्दर फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है। आगे बढ़े। इसके बाद है भाई हमारे पास फर्टिलाइजेशन। तो सिंपली है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये रहा मेल गैमेट, इसको हमने नाम दे दिया स्पर्म। ये क्या है, ये हैप्लॉइड नेचर का है। साथ में ये रहा ओवम, तो ये भी क्या है, ये भी हैप्लॉइड नेचर का है। दोनों में हुआ फर्टिलाइजेशन और ये बन गया जाइगोट और ये क्या है, ये डिप्लॉइड है। तो ये जो प्रोसेस होती है मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट और जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट बनता है ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन। इसी में एक स्पेशल चीज है जिसका नाम दे रखा है पार्थेनोजेनेसिस। तो कभी कभी क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बगैर भी एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार होता है। वो स्पेशल केसेस होते हैं। वो क्या होते हैं, स्पेशल केसेस, और उनको क्या कहा जाता है, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं हमें क्या देखना है। तो इसके बाद है जाइगोट। जाइगोट के बारे में जैसे मैंने बताया कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बन करके तैयार हुआ है। ओके, इसके बाद है एम्ब्रियोजेनेसिस। ये जो जाइगोट था इसमें क्या होगा, माइटोसिस होना शुरू होगा। रिडक्शनल डिवीजन हो रहा था गैमेटोजेनेसिस में, यहां पर होगा इक्वेशनल डिवीजन। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। यहां पर क्या होगा कि ये जो चीज है ये 1 से 2 में टूटेगा। इसके बाद क्या है, ये 2 से क्या होगा, 4 में टूटेगा और धीरे धीरे क्या होगा, एक नया इंडिविजुअल ये बना करके तैयार कर देगा। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। वही लिखा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन और क्या हो रहा होता है, माइटोसिस। ये 2n है तो ये भी 2n होगा, ये भी 2n, इसमें ये भी 2n होगा, ये भी 2n, ये भी 2n एंड ये भी 2n और ये इंडिविजुअल भी 2n। मतलब कि जितने सेल्स बनेंगे वो सारे के सारे डिप्लॉयड के डिप्लॉयड बनेंगे। ठीक है, एंड सेल डिफरेंशिएशन। एक समय आएगा कि पता चलेगा ये वाला सेल जो है ये हार्ट का सेल बना रहा है, ये वाला सेल जाकर के लीवर के लिए लीवर सेल्स बना रहा है, लीवर को बना रहा है, ये वाला बोन बना रहा है, वो वाला कुछ और बना रहा है। तो सेल क्या क्या होता है, डिवीजन एज वेल एज सेल डिफरेंशिएशन। इसके बाद का बात करें तो इसके बाद एक बहुत ही अच्छी चीज लिखी है कि एनिमल्स में भी आइदर ओवीपेरस और वीवीपेरस, 2 तरीके के होते हैं। ओवीपेरस कहने का मतलब ये है कि एनिमल्स जो होंगे वो एग लेइंग होंगे, और वीवीपेरस कहने का मतलब ये है कि एनिमल्स जो होंगे वो एक यंग वंस को जन्म देंगे। ठीक है, एग की बात करें तो एग एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका आउटर लेयर जो होता है वो काफी हार्ड होता है। ठीक है, ये कैल्सियस सेल होता है, कैल्शियम से बना होता है, ये हार्ड होता है और इसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो एक्सटर्नल होता है, मतलब बॉडी के बाहर आ गया एक, अब वहां पर उस चीज का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके के डेवलपमेंट को एक्सटर्नल कहते हैं। तो यहां पर जो डेवलपमेंट होता है इस केस में डेवलपमेंट वो कैसा होता है, वो होता है एक्सटर्नल। एंड यहां पर जो और यहां पर इस वाले केस में जो डेवलपमेंट होता है वो होता है इंटरनल। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेवलपमेंट की बात हो गई। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इस वाले केस में कह रहा है कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स का डिस्कशन है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी जो है वो फ्रूट में बदलता है। मतलब ये अगर ओवरी है तो ओवरी किस में बदल जाएगा, ओवरी बदल जाता है फ्रूट में। ये कैसे होगा हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड ओव्यूल्स जो है, और ओव्यूल्स जो है वो किस में बदल जाता है, सीड में। हम इस चीज को खाते हैं, मतलब ओवरी वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, इसको हम लोग खा लेते हैं। एंड सीड वाले पार्ट को, जो ओव्यूल का पार्ट है, इसको फेंक देते हैं, जो आगे जाकर के एक नए प्लांट का जन्म करवा रहा होता है। ठीक है, समझ गए, समझ गए। तो ये था हमारा बहुत ही शानदार सा माइंड मैप फॉर चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो ये रही पूरी चीजें, हमने पहले पॉइंट को पकड़ा और आखिरी तक गए। तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हें चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो एक बार इस वीडियो को रिवाइज करो, एक नोट्स बनाओ और तैयार हो जाओ एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।